तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला पार्ट देखने वाले हैं, जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM, पुलिस एग्ज़ाम या SSC किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे RPF कांस्टेबल और ALP टेक्नीशियन, तो ये सब के लिए भी एक काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन वहाँ स्टैटिक जीके ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को उतना आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जहाँ पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है वहाँ पर के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राजा राज और महाराजा की उपाधि वाले गौतम पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे किस वंश से संबंध थे, ये सिर्फ भाषा है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे आपका किस वंश से थे, तो ये थे आपका सातवाहन वंश से। किससे? सातवाहन वंश से। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, कौन सा उद्योग है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण जो है आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है। कौन सी संख्या है जो सफ़ेद मोहरों की संख्या कितनी होती है, इस तरह से पूछा गया है, लेकिन भाषा के कारण आपको कुछ लंबा कर दिया है क्वेश्चन। तो शतरंज में मोहरों की संख्या जो होती है, सफ़ेद मोहरों की संख्या, वो होता है आपका 16 होता है। कितना होता है? 16। याद रखिएगा, 16 होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग जरूर बनाएं। 4 नंबर है, 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, तो पाल वंश ने बनवाया था। ये तो आपको सब लोग को पता होगा, पाल वंश ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था, तो आप लोग जो आंसर कीजिएगा धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक की क्रियात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। प्राकृतिक की क्रियात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो बहुत से दोस्त आंसर करिएगा। किसको? परिस्थिति तंत्र को। किसको? परिस्थिति तंत्र को। याद रखिएगा, परिस्थिति तंत्र को। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, 6 नंबर है, परिस्थिति की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है। परिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा पूरा परिस्थितिकी। क्या होगा? पूरा परिस्थितिकी। 7 नंबर है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण
विधि विधायी शक्ति है। 123 के अनुसार जो अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये आप लोग का आंसर जो आता है किसके पास रहता, काफ़ी बार बता चुके हैं, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, 8 नंबर है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? महालनोबिस मॉडल जो है किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो आप लोग को आंसर कीजिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप लोग आंसर करते चलिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, 9 नंबर है, सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। जनजाति गौरव दिवस जो घोषित किया गया है, किसके जन्म दिवस पर घोषित बनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस? तो जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जाता है आपका बिरसा मुंडा, किसके? बिरसा मुंडा के। 10 नंबर है, शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? शब-ए बारात जो है किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो आपका आंसर जो होगा मुसलमान। किसके लिए? मुसलमान मनाते हैं शब-ए बारात। ठीक है, ये आपका सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल 2024 पीढ़ी। 11 नंबर है, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका आंसर जो होगा 7 होगा। क्या होगा? 7। 12 नंबर है, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? वुड डिस्पैच जो होता था घोषणा पत्र, इसमें कुछ अधूरा क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच जो हुआ था 1854 में, वो किससे संबंधित था? ये घोषणा पत्र संबंधित था आपका शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। 13 नंबर है, भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। कौन सा अधिनियम द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कब? भारत सरकार अधिनियम 1858। 14 नंबर है, वर्ष 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित जो किया गया था आपका, ये किया गया था भूपेंद्र हजारिका को। किसको? भूपेंद्र हजारिका को। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम प्रचलित हवाई अड्डा है? सबसे कम हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो सबसे कम हवाई अड्डा जो आपका
ये आपका है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। याद रखिएगा, मिजोरम में। 17 नंबर है, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? जब महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू किए थे, कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे आपका लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। पूछता है कि दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी। कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान जो किया था 1929 में, वो किसने किया था? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे वही। तो ये किए थे आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? तो 1929 में। उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी हैलोजन गैस नहीं है? हैलोजन गैस नहीं है, पूछा गया है। तो हैलोजन गैस नहीं है, ये है आपका हीलियम। कौन है? He। याद रखिएगा। 20 नंबर है, भारत में मुगल राज के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम डैश था, क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। तो बाबर का वास्तविक नाम था आपका जहरूद्दीन मोहम्मद। जहरूद्दीन मोहम्मद। याद रखिएगा, जहरूद्दीन मोहम्मद। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? अंतिम जनगणना 2011 में जो किया गया था वो कितने चरण में किया गया था? एसएससी जीडी 2023। 30 तारीख फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। एसएससी जीडी 2023 30 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।